वापस से हम लोग रिएक्ट कंटिन्यू कर रहे हैं एंड अब तो ये बोलने में मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है कि वापस से कंटिन्यू कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा लंबा ब्रेक ले लिया मैंने इस बारी भी। एक्चुअली मेरी तबीयत बिगड़ गई थी, अभी भी उतनी ज़्यादा ठीक नहीं है बट अभी मैं वीडियो बना सकता हूँ डेफ़िनिटली, इतना मैं फ्रेश फ़ील कर रहा हूँ। तो तबीयत बिगड़ गई थी इसलिए काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई। इसके पहले भी मैंने 2 लंबे ब्रेक ले लिए थे एंड इस बारी भी ले लिया। तो कुछ ना कुछ सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो जाती है जिसकी वज़ह से ब्रेक लेना पड़ जाता है। मैं जानबूझकर नहीं लेता, है ना? बट इस बार मैं कोशिश करूँगा। काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि क्यों कंप्लीट नहीं हो पा रही है, ऐसा क्या हो गया है, इतने लंबे-लंबे गैप एंड फिर भी लोग बने हुए हैं, ये मुझे आश्चर्य लग रहा है, इतना ज़्यादा ट्रस्ट है। हालाँकि ट्रस्ट टूट भी रहा होगा, ये भी मैं जानता हूँ। बट फिर भी लोग क्योंकि कमेंट्स पे कमेंट्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि आपसे ही पढ़ना है, कंप्लीट कर दो किसी तरह। तो इस बारी मैंने 1 मंथ का कंप्लीटली ब्रेक ले लिया है, रिएक्ट से नहीं, बाकी सारी चीज़ों से। मैं पूरे के पूरे वीडियोज़ पे ही ध्यान दूँगा अब, ठीक है? वीडियो की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, ज़्यादा मैं प्रॉपर तरीके से वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँगा और जल्दी कंप्लीट कर दूँगा और जल्दी मतलब ये नहीं कि कैसे भी, अच्छे से ही, बस मैंने सारा फ़ोकस अब इस पे डाल दिया है, तो थोड़ी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वीडियोज़ की, जल्दी कंप्लीट हो पा रहा होगा, ठीक है? बाकी अनकंडीशनली कुछ हो गया, तो अगेन मैं कुछ नहीं कर सकता, बाकी होना तो नहीं चाहिए। बाकी अब आगे बढ़ते हैं, है ना? और अगर आप चाहते हो मैं सॉरी बोल दूँ, मैं सॉरी कह सकता हूँ, आई एम सो सॉरी। तो चेक बॉक्स करना है आज हमें, है ना? चेक बॉक्स करना है और रिवाइज़ कर लिया करो। अगर ऐसा बीच में ब्रेक मिल रहा है, जावास्क्रिप्ट रिवाइज़ कर, ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हो आप, सारी चीज़ें आपने एक बारी में कर ली एंड एक बारी में आपको सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। जावास्क्रिप्ट करा रखा है, प्रोजेक्ट्स अभी मैं नहीं ला पा रहा हूँ, प्रोजेक्ट्स करो तब तक। बाकी सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनसे पढ़ो, है ना? मैंने काफ़ी बार सजेस्ट भी किया है कि और भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, आप इतना ज़्यादा डिपेंडेंट मत हो जाओ एक प्लेटफ़ॉर्म पर। वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो, बाकी जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, एटलीस्ट अगर नहीं पढ़ सकते हो तो प्रोजेक्ट तो बना ही सकते हो, है ना? तो चेक बॉक्स आज हम लोग करने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं चेक बॉक्स में, इसलिए मैंने सोचा कि बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अभी आपको बता भी देता हूँ क्या-क्या चीज़ें होती हैं। कंट्रोल्ड कंपोनेंट तो पिछले ही लेक्चर में मैंने बता दिया था, ठीक है? इतने तो मुझे याद है। मैंने देख भी लिया है कि हाँ, एक्चुअली मैंने पिछले लेक्चर में कंट्रोल कंपोनेंट बता दिया था। तो कंट्रोल्ड वाला आप देख लेना क्या होता है एक्चुअली, स्टेट से लिंक्ड होता है जो भी इनपुट फील्ड्स या इनपुट बॉक्सेस, तो उसे हम लोग कंट्रोल कंपोनेंट कहते हैं। बाकी आप जाके देख सकते हो, तो वहाँ पे हम लोग कंट्रोल चेक बॉक्सेस की बात करेंगे, दैट मीन्स स्टेट से लिंक होना चाहिए। सब कुछ बताता हूँ अभी, आगे मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या पॉसिबिलिटीज, क्या क्या सिनेरियोज हो सकती है जिसे हमें डिस्कस करनी है, क्योंकि चेक बॉक्स बनाना कोई टफ काम नहीं है। चेक बॉक्स में लॉजिक्स काफी सारे होते हैं। लॉजिक्स यानी कि यहाँ पे आपको सिंगल चेक बॉक्स बनाना है तो डेफिनेटली आप सिंगल चेक बॉक्स बना लोगे, बट अगर मैं बोलूँ मल्टीपल इंडिपेंडेंट चेक बॉक्सेस बनाना है तो एक हद तक आप ये भी ट्राई कर लोगे, ये भी बन जाएगा। फिर अगर मैं बोलूँ ग्रुप करना है चेक बॉक्सेस को तो ये कैसे करोगे, थोड़ा बहुत आइडिया पिछले लेक्चर में मैंने दिया था, यहाँ पे अगेन आपको लग जाएगा। ऑब्जेक्ट का यूज करके कर सकते हो, एरे का यूज करके कर सकते हो, तो दोनों लॉजिक आने चाहिए आपको। कहीं ना कहीं आपको ऑब्जेक्ट का यूज पड़ रहा होगा, कहीं ना कहीं आपको एरे का यूज पड़ रहा होगा, ठीक है? फिर सिलेक्ट ऑल वाली फंक्शनलिटी कैसे बना सकते हैं, डी सिलेक्ट ऑल वाली फंक्शनलिटी कैसे और ये सारी चीजें एक्चुअली में प्रोजेक्ट में यूज होती हैं कि सिलेक्ट ऑल करना है, डी सिलेक्ट ऑल करना है। मोबाइल में भी आपने यूज कर रखा होगा, अगर आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हो तो काफी जगह आपने देख रखा होगा। हैंडलिंग चेक बॉक्स इनसाइड ए फॉर्म, फॉर्म के अंदर कैसे चेक बॉक्स को हैंडल करते हैं, ये 2 बारी रिपीट हो गया है, 1 बारी ही होगा, ठीक है? दोनों सेम ही चीज़ें हैं। अनकंट्रोल्ड चेक बॉक्स कैसे कर सकते हो, तो ये वाला भी पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया था, यूज़ रेफरेंस का यूज़ करके कैसे कर सकते हो। चाहोगे तो इस लेक्चर में मैं बता दूँगा, बाकी आप अगर खुद से ट्राई करो तो बेटर। कहीं यूज़ नहीं आता, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, कहीं यूज़ नहीं आता। बहुत रेयर केस में कहीं अगर आपको स्टेट के साथ लिंक करने की नीड नहीं है, तभी आप यहाँ पे अनकंट्रोल्ड वे में जा सकते हो, अदरवाइज़ तो कंट्रोल्ड वे में ही जाओगे। तो बेसिक से स्टार्ट करें क्या? स्टार्टिंग से बिल्कुल। बहुत ही अच्छे, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। कुछ अगर भूल गए हो आप तो मैं थोड़ा बहुत रिवाइज भी करा देता हूँ और रिवाइज किया करो आप भी। तो यहाँ पे मैंने ये हमारा वीट का प्रोजेक्ट मैंने बना लिया है, ठीक है? टेलविंड सीएसएस मैं यूज कर रहा हूँ, सारी चीजें मैंने सेटअप कर रखी है, ये सब आपको भी आ रहा होगा। तो वीट प्रोजेक्ट आप इंस्टॉल कर लेना, टेलविंड सेटअप कर लेना। हो सकता है कहीं अगर सीएसएस की नीड पड़े तो मैं टेलविंड यूज करूंगा, अलग से एक्सटर्नल फाइल बनाने में नहीं जाऊंगा, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है। मैं यहाँ पे आपको आके दिखा भी देता हूँ, देखो हेलो एंड बीजी रेड हमारा हो रखा है, ठीक है? तो अभी करना क्या है? अभी करना ये है कि हमें एक चेक बॉक्स बनाना है। सबसे पहले सिंगल चेक बॉक्स कैसे बनाते हैं वो देखते हैं, फिर मल्टीपल बनाने देखेंगे, फिर ग्रुप कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे, सिलेक्ट ऑल वाली फंक्शनलिटी कैसे बना सकते हैं वो देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। बट पहले अभी इतना सा देख लेते हैं कि सिंगल चेक बॉक्स कैसे बना सकते हैं।
तो यहाँ पे इनपुट एंड यहाँ पे टाइप आपको सिंपली चेक बॉक्स दे देना है, चेक बॉक्स सजेशन दे दो, ठीक है। टाइप चेक बॉक्स आ गया हमारा। और क्या करेंगे, और कुछ नहीं, चेक बॉक्स हमारा बन चुका है, इतने से हमारा चेक बॉक्स बन जाता है। ये नॉर्मल HTML की चीज है। ये देखो हमारा चेक बॉक्स बन चुका है, ये टिक कर पा रहा हूं मैं, अनटिक कर पा रहा हूं, दिख रहा है ना, ये चेक बॉक्स हमारा बन चुका है। और कंट्रोल शिफ्ट आई से मैं कंसोल भी ओपन करूंगा ताकि कुछ अगर मुझे यहाँ पे दिखाना हो आपको आउटपुट में कि क्या आ रहा है तो मैं दिखा पाऊं, ठीक है। तो ये इतना बेटर है और ये तो जूम है ही, है ना। तो चेक बॉक्स बन गया हमारा। मैं लेबल भी दे देता हूं, ये सब आपको पता है कि लेबल के साथ कैसे लिंक कर सकते हो चेक बॉक्स को। तो लेबल मैंने दे दिया और इस लेबल के अंदर ही मैं इस चेक बॉक्स को डाल देता हूं और यहाँ लेबल में मैं इसका नाम दे देता हूं, कुछ भी नाम दे दो आप, क्या नाम देना चाहते हो, इज चेक टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशंस आप टिक करते हो ना, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ टर्म्स एंड कंडीशंस, कंडीशंस, ऑलराइट, टर्म्स एंड कंडीशंस। तो यहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आप टिक कर पा रहे हो। एंड यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये टिक अनटिक नहीं हो रहा है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे भी क्लिक करूँ तो ये काम करे। तो ये नॉर्मल HTML की चीज है। अगर आपको इनपुट और ये लेबल को अटैच करना है तो यहाँ पे ID और HTML4 में सेम वैल्यू डाल देना होता है आपको। जैसे मैं ID दे देता हूँ यहाँ पे चेक बॉक्स CB, और मैं यहाँ पे HTML4 में भी चेक बॉक्स दे देता हूँ CB। तो ये दोनों अगर आप सेम देते हो तो ये दोनों लिंक हो जाता है आपस में। एंड अगर आप यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस पे भी क्लिक करोगे तो ये अनटिक हो जाएगा, एंड टर्म्स एंड कंडीशंस पे अगेन क्लिक करोगे तो टिक हो जाएगा। तो चेक बॉक्स हमारा प्रॉपर्ली काम कर रहा है, ठीक है। ये नॉर्मल HTML की चीज है। अब आते हैं कंट्रोल्ड चेक बॉक्स हमें बनाना है एंड उसी पे काम करना है। तो कंट्रोल्ड मतलब ये होता है कि स्टेट के साथ लिंक कर दो, सिंपल मतलब यही होता है। डिटेल में देखना है पिछले लेक्चर में जाके देख सकते हो। तो कंट्रोल्ड मतलब क्या होता है कि स्टेट के साथ लिंक होना चाहिए। तो डेफिनेटली हमें एक स्टेट बनाना पड़ेगा, स्टेट के साथ हमें चेक बॉक्स को लिंक करना होगा, ठीक है। तो मैंने बना दिया यहाँ पे एक स्टेट, कॉन्स्ट इज चेक्ड, चेक्ड है या फिर नहीं है, दो ही चीजें हो सकती हैं। यहाँ पे कोई वैल्यू तो टाइप करेंगे नहीं, तो या तो टिक होगा ट्रू या तो अनटिक होगा यानी कि फॉल्स। टिक हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इस चेक्ड कॉमा सेट इज चेक्ड एंड इज इक्वल टू, अबे यार, यूज स्टेट, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट मैं यहाँ पे फॉल्स डाल देता हूं। तो क्या ये फॉल्स हो जाएगा? हाँ, फॉल्स हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं यहाँ पे ट्रू डाल दूं तो क्या ये ट्रू हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, अभी आपने लिंक नहीं किया है, ऐसे कैसे काम करेगा? जब तक आप लॉजिक यहाँ पे अपना क्रिएट नहीं करोगे तब तक ये कैसे काम करेगा? तो यहाँ पे आपने इस चेक एक वेरिएबल तो बना दिया, एक स्टेट बना दिया, अब उसको आपको इससे लिंक करना है इनपुट से। कैसे करोगे? तो डेफिनेटली आपको पता है, पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि आप यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज करते हो, बट यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं यूज करना होता है। यहाँ पे आप ध्यान से सुन लो मेरी बात, वैल्यू एट्रीब्यूट यूज नहीं करना होता है। यहाँ पे आपको जो एट्रीब्यूट यूज करना होता है वो है चेक्ड एट्रीब्यूट यूज करना होता है। अगर चेक्ड में आप ट्रू दे रहे हो, चेक्ड में अगर आप ट्रू दे रहे हो तो ये टिक रहेगा, आप अनटिक नहीं कर सकते। और अगर आप यहाँ पे फॉल्स दे रहे हो तो ये अनटिक रहेगा, आप इसको टिक नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्टेट के साथ लिंक करना है हमें, तो मैं यहाँ पे इस चेक्ड वाली ये जो वैल्यू है उसको मैं यहाँ पे चेक्ड वाले एट्रीब्यूट के अंदर डाल दूंगा। तो अभी यहाँ पे इस चेक्ड में क्या है? ट्रू। तो ये क्या हो गया? ट्रू। तो अगर ट्रू हो गया तो यहाँ पे ये टिक रहेगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? स्टेट के साथ लिंक हो गया प्रॉपर्ली, स्टेट के साथ प्रॉपर्ली लिंक हो चुका है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ स्टेट में चेंज करना है एंड बाकी ये हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? अगेन ऑन चेंज लगाएंगे, आपको तो पता ही है, पिछले लेक्चर में भी देखा था आपने, इनपुट फील्ड में भी हम लोग ऑन चेंज ही लगाते थे, यहाँ पे भी ऑन चेंज ही लगाएंगे, ठीक है। ऑन चेंज, तो ऑन चेंज में यहाँ पे आप एक फंक्शन बना सकते हो, या यहाँ पे भी एक फंक्शन बना सकते हो, अलग से भी बना सकते हो, रेफरेंस पास कर सकते हो। तो बहुत सारे तरीके होते हैं। तो मुझे तो यहाँ पे ई चाहिए, इवेंट, तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली एक फंक्शन मुझे बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे बना लो, ये अलग से बना लो, चलो अलग से ही बना लेते हैं। कॉन्स्ट ऑन चेंज, यहाँ पे हमें एक ई मिल रहा होगा, ई, ठीक है। तो ये फंक्शन जैसे ही हम यहाँ पे रेफरेंस पास करेंगे तो हमें इवेंट ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा। ये सब पिछले लेक्चर में ही मैंने बता रखा है। तो इवेंट ऑब्जेक्ट जो मिल रहा होगा, यहाँ पे हमें ई डॉट टारगेट डॉट क्या चाहिए? वैल्यू नहीं, ई डॉट टारगेट डॉट चेक्ड चाहिए हमें, ई डॉट टारगेट डॉट चेक्ड। यहाँ पे वैल्यू यूज नहीं कर रहे होते हम लोग, चेक्ड यूज कर रहे होते। बार बार मैं बोल रहा हूँ, चेक्ड एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू की जगह ई डॉट टारगेट डॉट चेक्ड यूज करेंगे, और यहीं से हमारा ट्रू और फॉल्स आ रहा होगा, जो भी यहाँ पे चेंजेस हो रहे होंगे। तो अभी तो मैंने वैल्यू फिक्स कर रखा है, चेक्ड में मैंने इस चेक्ड दे रखा है, तो ये ट्रू ही रहेगा हमेशा, ठीक है। मैं यहाँ पे कंसोल करके दिखाता हूँ।
यहाँ पे तो मैंने कंसोल कर ही दिया, ठीक है। चलो यहाँ ऑन चेंज में तो मैं कंसोल कर ही रखा है ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टिक करूंगा ना, तो ये देखो यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। एक्चुअली फॉल्स क्यों आ रहा है? अच्छा, फॉल्स इसलिए आ रहा है क्योंकि जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूं यहाँ पे e.target.checked में फॉल्स हो रहा है, बट यहाँ पे इस चेक्ड में मैंने ट्रू दे रखा है ना। यहाँ पे चेक्ड एट्रीब्यूट में मैंने यहाँ पे इस चेक्ड पास कर रखा है जो कि ये ट्रू है, इसलिए यहाँ पे बार बार ट्रू शो हो रहा है। अगर मैं इसको फिलहाल के लिए हटा दूं तो आप यहाँ पे पता चल जाएगा आपको क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा ये देखो ट्रू हो गया, एंड जैसे ही मैं वापस क्लिक करूंगा तो ये e.target.checked क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो वही यहाँ पे आ रहा था, क्योंकि पहले से ये टिक था ना, तो मैं इसको वापस से टिक कर रहा था, तो e.target.checked में क्या आ रहा था? फॉल्स आ रहा था। बट क्योंकि मैंने चेक्ड में ये वाला दे रखा था, इसलिए वहां पे वो चेक्ड ही दिख रहा था, तो दिख लग रहा था, वैल्यू अलग था, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये प्रॉपर काम कर रहा है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। बट मुझे तो स्टेट के साथ लिंक करना है, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे इस चेक्ड रहने दूंगा इस तरीके से, इस चेक, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये ट्रू ही रहेगा, और मैं अगर यहाँ पे वापस से क्लिक करूं तो ये फॉल्स होना तो चाहेगा, बट हो नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे हमने इसमें चेंज नहीं किया है, स्टेट में चेंज नहीं किया है, तो डेफिनेटली स्टेट में भी चेंज करना होगा। तो सेट इस चेक्ड में हम लोग क्या कर देंगे? e.target.checked कर देंगे, ठीक है। तो अब देखना ध्यान से क्या होगा। अब मैं यहाँ पे आपको स्टेट को कंसोल करके दिखाता हूं, CLG इज चेक्ड, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे जैसे ही ऑन चेंज करूंगा तो अगर टिक होगा तो अनटिक हो जाएगा, यानी कि e.target.value चेक्ड आपका फॉल्स आएगा एंड फॉल्स सेट हो जाएगा। अब जैसे ही इसमें फॉल्स सेट होगा तो डेफिनेटली इस चेक जहां जहां भी यूज हो रखा है सारा अपडेट हो जाएगा, ये सब तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे आपके पास ये अनटिक हो जाएगा, एंड फिर जब वापस से जब क्लिक करोगे तो e.target.checked आपके पास क्या आएगा? ट्रू आएगा। तो इस सेट इस चेक में आपके पास क्या चला जाएगा? ट्रू चला जाएगा। इस चेक का वैल्यू क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो अगर ये ट्रू होगा तो सब जगह अपडेट होगा, तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, वापस से टिक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम होगा। तो रिलोड करता हूं मैं, बाय डिफॉल्ट तो यहाँ पे टिक ही है, मैंने ट्रू दे रखा है वैल्यू। अब अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये देखो फॉल्स हो गया, वापस में क्लिक करूंगा ये देखो ट्रू हो गया, और दो बार इसलिए आ रहा है क्योंकि अगेन यहाँ पे main.jsx में आ जाओ, स्ट्रिक्ट मोड हटा दो, ठीक है। तो ये दो बार ही चेक नहीं करेगा। तो यहाँ पे अभी मैं टिक करता हूँ फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, तो प्रॉपर तरीके से यूआई पे भी आपको दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, और ये सिलेक्ट हो जा रहा है ना, बार बार क्लिक करने पे ये ब्लू ब्लू लाइन आ जा रहा है। तो इसका सिलेक्ट नन कर देते हैं, ये तो CSS का काम है। एक डिव बनाते हैं, क्लास नेम में सिलेक्ट नन दे देंगे। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ भी करना चाहूँ सिलेक्ट नहीं होगा ये, ठीक है। तो इस पे टिक कर रहे हैं, टिक कर रहे हैं, ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, ये प्रॉपरली स्टेट के साथ लिंक्ड भी है। तो इसे हम लोग कहते हैं कंट्रोल चेक बॉक्स, ठीक है। प्रॉपरली स्टेट के साथ सिंक है, दैट मीन्स ये कंट्रोल चेक बॉक्स है हमारा। और ये सिंगल चेक बॉक्स हुआ। अगर हमें मल्टीपल इंडिपेंडेंट चेक बॉक्स बनाने हुए तो, जो कि हमारा दूसरा सिनेरियो है, यहाँ पे अगर आप आके देखो तो ये आप रीड कर लेना, प्रॉपर नोट्स मैंने हमेशा की तरह दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। तो यहाँ पे सिंगल चेक बॉक्स हमारा हो गया। अगर मल्टीपल इंडिपेंडेंट चेक बॉक्स बनाने हैं तो मल्टीपल स्टेट्स बना लेंगे, मल्टीपल चेक बॉक्सेस बना लेंगे, दैट्स इट। बहुत ईजी है, कोई टफ काम यहाँ पे है नहीं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं इसे कॉपी करके एक नोट्स वाला फोल्डर बना देता हूँ, नोट्स, एंड नोट्स के अंदर मैं यहाँ पे सिंगल चेक बॉक्स डॉट JS नहीं JSX है ना। तो यहाँ पे ये हमारा आ गया, ये सिंगल चेक बॉक्स है, ठीक है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे आपको मल्टीपल चेक बॉक्स दिखाता हूँ। तो मल्टीपल इंडिपेंडेंट चेक बॉक्सेस अगर आपको बनाने तो कुछ नहीं, मल्टीपल स्टेट्स मैनेज करने होंगे और तो कुछ खास करना नहीं होगा। तो यहाँ पे 1 2 3 मान लो मुझे एक क्या ले सकता हूं मैं, इज HTML, इज CSS, इज जावास्क्रिप्ट ले लो, इज HTML, इज CSS, इज JS, ठीक है। लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, HTML, CSS और JS। तो यहाँ पे भी ये हमारा हो जाएगा सेट इज HTML, सेट इज CSS। तो फटाफट मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ JS, ठीक है। तो अभी मुझे यहाँ पे सबसे पहला वाला जो हमारा होगा ये हमारा HTML के लिए होगा। तो बस स्टेट मैनेज करना अगर आपको आता है, इतना अभी तक आपने सीख रखा है, तो दैट्स इट, आपको आ गया। यहाँ पे इसको प्रॉपर तरीके से मैं थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर देता हूँ, सिंटैक्स इसका, है ना, अब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे इस चेक के जगह में इज HTML दे दूंगा, टर्म्स एंड कंडीशंस की जगह मैं लेबल में दे दूंगा HTML।
तो HTML पे टिक करूंगा तो यहाँ पे हमारा HTML वाला काम हो रहा होगा। तो ये वाला अब यहाँ पे बार बार मुझे फंक्शन बनाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लंबा लगेगा। तो एक काम करता हूँ मैं, ये वाला पूरा का पूरा काम मैं यहीं पे कर देता हूँ फंक्शन बना के, इस तरीके से फैट एरो फंक्शन बना के यहीं पे ये काम कर देता हूँ। और कब कॉल करना है, कब रेफरेंस पास करना है, ये सब तो आइडिया हो गया आपको डेफिनेटली। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया क्या, इज HTML एंड यहाँ पे ई डॉट टारगेट डॉट चेक, यहाँ पे सेट इज चेक नहीं होगा सॉरी, सेट इज HTML होगा, है ना। तो इज HTML, सेट इज HTML, और यहाँ पे सेट इज HTML हो गया हमारा, इज HTML हो गया। तो प्रॉपर तरीके से ये मेरे हिसाब से काम करना चाहिए। और यहाँ पे ID में HTML ही दे देते हैं, क्योंकि बाकी में भी देना होगा CSS। तो इस ये यहाँ पे आपकी मर्जी है, आप बस यहाँ पे लिंक करने के लिए दे रहे हो, यहाँ पे जो दोगी यहाँ पे सेम देना है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये दोनों में आपको सेम देना है, आप चाहे कुछ भी दो। ऑल राइट, तो यहाँ पे आते हैं, रिलोड करते हैं। तो ये देखो HTML हमारा काम नहीं कर, ई इज नॉट डिफाइंड, वाई, अच्छा यहाँ पे से ई पास नहीं किया हमने, ठीक है। तो अभी ये हमारा प्रॉपरली काम कर रहा है। तो HTML हमें मिल रहा है, ठीक है, HTML हमें मिल रहा है। आप चाहो तो नीचे इस तरीके से दिखा भी सकते हो, यहाँ पे एक BR टैग का यूज करो, लाइन ब्रेक आ जाएगा। और नीचे में आप इस तरीके से कंडीशनल रेंडरिंग करके दिखा भी सकते हो। अगर HTML पे टिक होगा दैट मीन्स ट्रू होगा। तो अगर इस HTML है तो यहाँ पे दिखा दो HTML सिलेक्टेड, है ना। अगर HTML ट्रू होगा तभी यहाँ पे दिखेगा HTML सिलेक्टेड। तो ये देखो सिलेक्टेड दिख रहा है, मैं डिसलेक्ट कर देता हूँ, हट गया, सिलेक्ट हो गया, हट गया, सिलेक्ट हो गया, हट गया। ठीक है, इसी तरीके से CSS और JS के लिए भी, इज CSS एंड इज JS। तो इस तरीके से मल्टीपल इंडिपेंडेंट चेकबॉक्स हम हैंडल कर सकते हैं। तो HTML सिलेक्टेड, CSS सिलेक्टेड, और यहाँ पे हो गया हमारा JS सिलेक्टेड। आप खुद से करो, ये सब तो बहुत ही आसान है, बस रेप्लिकेट करना इस तरीके से HTML CSS JS। ये ऊपर हमारा हो गया ये HTML वाला, और इसके नीचे ये हमारा हो गया CSS वाला। तो यहाँ पे CSS कर दो, यहाँ पे भी CSS कर दो, यहाँ पे आपके पास इस CSS आ जाएगा वैल्यू में, एंड यहाँ पे सेट क्या करना है, सेट इज CSS, ठीक है। उसके बाद यहाँ लेबल में भी CSS कर दो ताकि CSS दिखे भी, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा JS, और ये सेम यहाँ पे भी JS, और यहाँ पे is JS, बहुत ही बढ़िया, और यहाँ पे set is JS, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो सब चेंजेस कर दिए मैंने, तो अलग कुछ नहीं करना था, सिंगल जैसा बनाया ना आपने, रेप्लिकेशन का काम करना था बस, ठीक है, वैल्यूज चेंज करके। तो ये देखो सारे के सारे टिक्ड हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट ट्रू रखा है मैंने। तो इसको मैं हटाता हूं तो देखो ये हट गया है, और यहाँ पे आप चाहो तो एक लाइन ब्रेक यहाँ पे दे दो, एंड एक लाइन ब्रेक यहाँ पे दे दो, तो अच्छा लगेगा आपको। बाकी तो CSS या टेलविंड से स्टाइल कर ही सकते हो, बट वो हमारा मुद्दा नहीं है अभी। तो JS हट गया, CSS हट गया, HTML हट गया, CSS आ गया, JS आ गया, HTML आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से मल्टीपल चेक बॉक्सेस आप हैंडल कर सकते हो, मल्टीपल इंडिपेंडेंट चेक बॉक्सेस, मल्टीपल स्टेट्स बना के। अब आगे वाली जो सिनेरियो है वो ज्यादा यूज करते हैं हम लोग, इस तरीके से मल्टीपल स्टेट्स मैनेज नहीं करते। अगर मल्टीपल चेक बॉक्सेस हैं तो हम उसे ग्रुप करना ज्यादा पसंद करते हैं, अगर सिमिलर तरीके के हैं तो। जैसे यहाँ पे सारे के सारे लैंग्वेजेस ही थे, HTML CSS JS, ठीक है, सारे के सारे लैंग्वेजेस थे, तो हम इसको एक ग्रुप में बना अरेंज कर सकते हैं, सबको कंबाइन कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे तो वो अभी देखते हैं, ज्यादा फिर सिंपल लगेगा काम करने में। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट यही है ना, ग्रुप चेक बॉक्सेस। अच्छा ठीक है, तो ग्रुप चेक बॉक्सेस, डायनामिक हैंडलिंग, एक मिनट रुक जाओ, अरे ले लो यार पेन, ठीक है, ये वाला ले लो। तो ये जो हमने किया ना मल्टीपल, गया पेन टैब वापस से, अरे यार खर्चे बहुत हैं, छोड़ो हटाओ। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल इंडिपेंडेंट चेकबॉक्स जैसे हमने किया, उसी को बस ग्रुप करना है हमें। तो कैसे करेंगे आप ही बताओ। पिछले लेक्चर में भी मैंने कुछ इस तरीके का बताया था कि एक सिंगल फंक्शन से सब कुछ हैंडल हो जाए, सारे के सारे चेकबॉक्स। सोच कर देखो कैसे करोगे, बताता हूं मैं। देखो अगर ध्यान में आ गया तो डेफिनेटली आप खुद से करके देखो, बाकी तो मैं यहाँ पे अभी बता ही रहा हूं। तो कॉपी करता हूं मैं यहाँ पे, और मुझे लगता है ब्रेक लेना होगा, ये सर्दी दिमाग खराब कर देती है। तो सिंगल चेक बॉक्स हमारा हो गया, ये क्या था अभी, मल्टीपल चेक बॉक्स डॉट JSX, है ना, ये आ गया मल्टीपल चेक बॉक्स डॉट JSX।
और अभी इसी को हमें ग्रुप करना है। तो ग्रुप कैसे करेंगे? तो मल्टीपल स्टेट्स बनाना बेकार है। मल्टीपल स्टेट्स बनाओ और मल्टीपल स्टेट्स को हैंडल करो। देखो अलग अलग फंक्शन यहाँ पे बनाना पड़ रहा था। यहाँ पे अलग फंक्शन था सेट इज HTML यूज कर रहे थे, यहाँ पे अलग फंक्शन था सेट इज CSS यूज कर रहे थे, यहाँ पे अलग फंक्शन था सेट इज JS यूज कर रहे हैं, जबकि लॉजिक सबका लगभग लगभग सेम है। तो क्यों ना ग्रुप कर दे, क्यों ना ग्रुप कर दे, सिंगल फंक्शन में काम हो जाए, सिंगल स्टेट में काम हो जाए। ऐसा क्या कर सकते हैं हम लोग? तो ऐसा हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। इस तरीके का कुछ पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था। रिवाइज बहुत जरूरी है करना, तो आपने किया होगा डेफिनेटली। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट के लिए क्या ले लूँ? ये HTML CSS JS लैंग्वेजेस हैं हमारे, तो लैंग्वेजेस कॉमा सेट लैंग्वेजेस है ना इज इक्वल टू यूज स्टेट, और यहाँ पे इस तरीके से ऑब्जेक्ट बना लेंगे। एक ही ऑब्जेक्ट में सब डाल देंगे। HTML बाय डिफॉल्ट फॉल्स रख देते हैं, CSS बाय डिफॉल्ट फॉल्स रख देते हैं, JS बाय डिफॉल्ट फॉल्स रख देते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे यहाँ पे स्टेट बन चुका है। अब ध्यान से देखो चेंजेस क्या क्या करने हैं हमें। चेंजेस हमें बस इतने करने हैं कि यहाँ पे जो चेक्ड में, बाकी सब तो ठीक है। यहाँ पे ये HTML4 और IDE हमने लिंक करने के लिए दिया था, ये ठीक है, टाइप चेक बॉक्स ही रहेगा। बस हमें दो चीजें सब में चेंज करनी है। ठीक है, दो चीजें, सिर्फ और सिर्फ दो चीजें। सबसे पहला तो ये ऑन चेंज बेसिकली फंक्शन, और दूसरा ये चेक्ड वाला जो यहाँ पे हमने वैल्यू दे रखा है। तो वैल्यू कैसे आएगा? तो वैल्यू एक ऑब्जेक्ट है, तो डॉट नोटेशन से एक्सेस करेंगे। तो लैंग्वेजेस डॉट HTML, लैंग्वेजेस डॉट CSS, लैंग्वेजेस डॉट JS। ठीक है, तो यहाँ पे लैंग्वेजेस डॉट HTML, फिर यहाँ पे हमारा आ जाएगा लैंग्वेजेस डॉट CSS, एंड यहाँ पे हमारा आ जाएगा लैंग्वेजेस डॉट JS। तो हमने प्रॉपर तरीके से स्टेट से लिंक तो कर लिया है। अब हमें क्या करना है? अब हमें फंक्शन पे कुछ इस तरीके से काम करना है ताकि एक ही फंक्शन में सारा काम हो जाए। ठीक है, पहले तो ये देखो कि चेंज कैसे करेंगे, एक में करके मैं बताता हूं आपको। पहले ये ध्यान दो कि चेंज कैसे करेंगे। तो ये जो यहाँ पे काम कर रहे थे ना, ये काम अब नहीं करना। अब हमें क्या करना है? हमें सेट लैंग्वेजेस करना है। ठीक है, सेट लैंग्वेजेस करना है। अब सेट लैंग्वेजेस तो एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, तो डायरेक्ट तो हम यहाँ पे HTML फॉल्स CSS ये सारी चीजें नहीं कर सकते। तो ऑब्जेक्ट में कैसे काम करना होता है ये भी आपको पता है। यहाँ पे सेट लैंग्वेजेस में हम लोग प्रीवियस डॉट 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 प्रीवियस जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है ना, यानी कि लैंग्वेजेस के अंदर जो भी है उसे हम लोग स्प्रेड कर देंगे। एंड स्प्रेड करने के बाद हमें चेंज क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ इस वाले चेक बॉक्स में HTML की वैल्यू को चेंज करना है। तो यहाँ पे HTML की दे देंगे और ई डॉट टारगेट डॉट चेक्ड। ठीक है, यानी कि अगर बाकी सारे चेक्ड या अनचेक्ड, मान लो यहाँ पे CSS ट्रू है, JS फॉल्स है, अब हमें सिर्फ HTML पे क्लिक करना है। तो HTML पे क्लिक करने पे क्या चेंज होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ HTML। तो बाकी को मैंने यहाँ पे स्प्रेड कर दिया, बाकी एज इट इज यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, HTML को बस मैंने चेंज किया है, HTML की दिया ना मैंने, दैट मीन्स HTML ही चेंज होगा, बाकी सारे एज इट इज स्प्रेड हो जाएंगे। CSS का वैल्यू अगर ट्रू है तो ट्रू ही रहेगा, JS का फॉल्स है तो फॉल्स ही रहेगा। यहाँ पे चेंज क्या होगा? HTML का वैल्यू। ठीक है, और ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बन के सेट लैंग्वेजेस, यानी कि इस लैंग्वेज में सेट हो जाएगा। लैंग्वेजेस वाला जो ऑब्जेक्ट है उसमें सेट हो जाएगा, स्टेट सेट हो जाएगा हमारा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, ये सारी चीजें आपको पता होंगी। डायरेक्ट म्यूटेशन अवॉइड करना है ना, कॉपी बना के काम करना है। तो स्प्रेड ऑपरेटर हमारा कॉपी बना रहा होता है। ऑलराइट, तो हमारा ये काम करना चाहिए। तो अभी एरर आएगा क्योंकि हमने सब में नहीं किया है। तो चलो ये फटाफट सब में कर देते हैं, ये पूरा का पूरा, ये यहाँ पे भी कर देते हैं, यहाँ पे भी कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे HTML के जगह आपके पास CSS आ जाएगा, और यहाँ पे HTML के जगह आपके पास JS आ जाएगा। दैट्स इट। तो अब तो ये काम करना चाहिए, बट अभी भी एरर आ रहा है, इज HTML इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, इज HTML कहाँ चला गया? अच्छा, ये रहा क्या? तो यहाँ पे इज HTML नहीं, इज लैंग्वेज नहीं, लैंग्वेजेस डॉट HTML अगर है ट्रू तो हमारा दिखना चाहिए HTML सिलेक्टेड, और इसी तरीके से CSS और JS के लिए भी CSS एंड JS। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये काम कर रहा है। JS मैंने टिक किया, टिक हो गया, अनटिक किया, टिक अनटिक हो गया। ठीक है, तो JS सिलेक्ट हो रहा है, CSS भी सिलेक्ट अनसिलेक्ट हो रहा है, HTML भी सिलेक्ट अनसिलेक्ट हो रहा है। तो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, बट अभी भी नहीं हुआ है। अभी भी अगर यहाँ पे देखो तो लॉजिक बहुत ज्यादा लंबा हो गया। ठीक है, लॉजिक इन द सेंस यहाँ पे ऑन चेंज में देखो हमने इतना सा काम किया है, यहाँ पे भी ऑन चेंज में इतना सा काम किया है, एंड यहाँ पे भी ऑन चेंज में इतना सा काम किया, और सब में सेम काम किया। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो सब में सेम काम किया है। ऑन चेंज में ई ले रहे हैं और सेट लैंग्वेज कर रहे हैं, और सेट लैंग्वेज में लैंग्वेजेस को स्प्रेड कर रहे हैं, पुराने जो भी लैंग्वेजेस की वैल्यू है उसको हम लोग स्प्रेड कर रहे हैं, एंड यहाँ पे चेंज बस यहाँ पे HTML को कर रहे हैं। ठीक है, बाकी ये ई डॉट टारगेट डॉट चेक भी सेम ही है।
यहाँ पे HTML की चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे CSS की चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे JS की चेंज कर रहे हैं। बस इतना सा चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ पे फंक्शन को बार बार रेप्लिकेट कर रहे हैं। तो क्यों ना कोई एक फंक्शन बना ले और उसी से ऐसा सारा काम करने की कोशिश करें। कैसे करेंगे? तो आपको पता है डायनामिक की हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, आपने पिछले लेक्चर में भी देखा होगा। यहाँ पे अगर मैं ऑन चेंज बनाऊं, ठीक है, ऑन चेंज एक फंक्शन बनाता हूं, कॉन्स्ट ऑन चेंज, हैंडल चेंज लिख देते हैं इसका नाम, हैंडल चेंज, और यहाँ पे आपको ई मिल रहा होगा, ठीक है, ई मिल रहा होगा। तो क्या हम लोग ये की ले सकते हैं? सारे के सारे जो भी चेक बॉक्सेस है हमारे, हमें बस की ही तो चेंज करना है, तो की लेंगे कैसे? तो यहाँ पे मैं एक नेम एट्रीब्यूट दे दूंगा। नेम एट्रीब्यूट में मैं यहाँ पे दे दूंगा HTML। जो की है ना वही ध्यान से देना। देखो की क्या है, HTML है, तो मैंने नेम में HTML दे दिया ताकि मैं यहाँ पे HTML रिसीव कर पाऊँ। यहाँ पे मैं नेम में CSS दे दूंगा, यहाँ पे नेम में मैं CSS दे दूंगा, और यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट में मैं JS दे दूंगा। अब इससे होगा क्या? इससे होगा बस इतना सा, ध्यान से देखो, मैं CLG करके दिखाता हूँ, e.target.name। जो भी एट्रीब्यूट आप यहाँ पे यूज कर रहे हो ना, वो यहाँ पे आप रिसीव भी कर सकते हो इस तरीके से। तो मैंने नेम एट्रीब्यूट यूज किया, उसको मैं एज अ की यूज करूंगा डायनामिक तरीके से। यहाँ पे HTML होगा तो HTML आ जाएगा, CSS होगा तो CSS आ जाएगा, JS होगा तो JS आ जाएगा। ठीक है, पिछले लेक्चर में भी मैंने डिटेल में बताया था, तो आप देख सकते हो अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे एक मिनट रुक जाओ, हैंडल चेंज हमें लगाना भी पड़ेगा सब में। तो अब ये पूरा का पूरा ये जो हमारा कचरा था ये सब हटाएंगे और सब में सेम फंक्शन यूज करेंगे, सब में सेम फंक्शन, यहाँ पे भी सेम फंक्शन। ठीक है, तो देखते हैं क्या हमें की मिल रहा है। JS पे क्लिक किया हमने, ये देखो की आ रहा है हमारा JS। यहाँ पे CSS में क्लिक कर रहे हैं तो CSS आ रहा है, HTML पे क्लिक कर रहे हैं तो HTML आ रहा है। ठीक है, जो नेम एट्रीब्यूट हमने दिया ना वही रिसीव कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है, तो इसको हम लोग एज अ की सेव कर लेंगे, कॉन्स्ट की इज इक्वल टू दिस, एज अ की सेव कर लिया हमने। अब क्या करना है? सेट लैंग्वेजेस, अगेन वही सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करना है। सेट लैंग्वेजेस डॉट 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 प्रीवियस लैंग्वेजेस हमारे यहाँ पे आ जाएंगे, और एक और भी सिंटैक्स है वो भी आपको पता ही होगा, फंक्शनल अपडेट वाला, वो भी आप कर सकते हो। तो डॉट 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 लैंग्वेजेस आ जाएंगे हमारे यहाँ पे, और यहाँ पे की चेंज होना चाहिए। अगर मैं HTML पे क्लिक कर रहा हूँ तो HTML का वैल्यू सेट होना चाहिए, CSS पे क्लिक कर रहा हूँ तो CSS का वैल्यू सेट होना चाहिए, JS पे क्लिक कर रहा हूँ तो JS का वैल्यू सेट होना चाहिए। तो वो कैसे पता चलेगा कौन किस पे क्लिक कर रहा हूँ मैं? वो की से पता चलेगा, e.target.name से। अगर मैं HTML पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे HTML आ जाएगा, CSS पे कर रहा हूँ CSS आ जाएगा, JS पे करूंगा JS आ जाएगा। बाकी तो सब में सेम ही था ना, e.target.value, है कि नहीं? तो बस इस तरीके से काम करना है हमें, एंड हो गया हमारा काम। आओ देख लेते हैं, रिलोड करते हैं। देखो JS वाला ट्रू हुआ, JS वाला फॉल्स हुआ। अच्छा फॉल्स नहीं हुआ, फॉल्स क्यों नहीं हुआ? फॉल्स भी तो होना चाहिए था। e.target.value प्रॉपर तरीके से काम तो करना चाहिए था इसको। CSS HTML एक बार रिलोड कर लो, नहीं अनटिक नहीं हो रहा है, वाई? तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक कंसोल लगाना चाहिए, ताकि मुझे पता चल पाए कि एक्चुअली में वैल्यू सेट हो भी पा रहा है नहीं प्रॉपर तरीके से। तो लैंग्वेजेस को कंसोल करते हैं। मुझे तो लग रहा है बाकी सारी चीज़ें ठीक ही की है मैंने, तो क्लियर करते हैं। JS पे मैंने क्लिक किया, अनटिक नहीं हो पा रहा है बस, है ना? अच्छा ये यहाँ पे देखो JS में हमारे पास ऑन एंड ऑफ आ जा रहा है। ठीक है, हमने वैल्यू कंसिडर कर लिया है। ठीक है, मैंने बार बार बोल रहा था कि चेक्ड करना है और मैंने खुद ही वैल्यू कर दिया। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना हमेशा, e.target.checked करना है, तभी आपको बुलियन में यहाँ पे मिल पा रहा होगा ट्रू एंड फॉल्स। तो अभी ये प्रॉपर काम करेगा, ये देखो। ठीक है, बढ़िया। तो इस तरीके से आप ग्रुप कर सकते हो। ये सिंगल फंक्शन आपका हो गया, है ना? ये सिंगल फंक्शन हो गया, ये सिंगल स्टेट हो गया आपका, एंड उसी से आपने सारे के सारे काम कर लिए हैं। मजा आया होगा डेफिनेटली। मैप करके भी आप कर सकते हो। ठीक है, मैपिंग वाला काम भी कर सकते हो। वो लॉजिक आप सोचना कि मैप करके किस तरीके से इसको और सॉर्ट किया जा सकता है। काफी सारे कंडीशंस में हम लोग मैप भी करते हैं, अगर ग्रुपिंग वाली चीजें होती है तो मैप भी कर सकते हैं। बट अगेन अच्छा, मैप वाला भी तो आई बिलीव यहाँ पे आपके पास हो गई, सिलेक्ट ऑल डिसलेक्ट ऑल वाली फंक्शनलिटी, ये सारी की सारी चीजें बनाएंगे तो डेफिनेटली मैप भी करना ही पड़ेगा हमें, तभी तो हम सबको एक साथ सिलेक्ट कर पाएंगे, डिसलेक्ट कर पाएंगे, है ना? तो ये भी करते हैं, अभी कंटिन्यू ही कर दें इसको भी क्या, सिलेक्ट ऑल डिसलेक्ट ऑल वाली।
तो सब कुछ कवर हो जाएगा, टेंशन नहीं लो, सब कुछ कवर हो जाएगा। तो मैप वाला भी इसी में आ जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नोट्स मैं फटाफट आपको यहाँ पे डाल देता हूँ। सिंगल चेक बॉक्स हो गया, मल्टीपल चेक बॉक्स हो गया, ये क्या था हमारा, ये था हमारा ग्रुप्ड चेक बॉक्स। सारी पॉसिबिलिटीज मैंने आपको यहाँ पे बता दी, इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता है प्रोजेक्ट में और क्या ही होगा, और कुछ होगा तो लॉजिक आप बना लोगे, है ना। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे जो हम लोग काम करने वाले हैं, वो काम करने वाले हैं हम लोग सिलेक्ट ऑल डी सिलेक्ट ऑल वाले फीचर पे। और इसके लिए मुझे थोड़ा सा ब्रेक दो, क्योंकि इतनी ज्यादा तबीयत भी बेटर नहीं है मुझे। ओके, तो अब सिलेक्ट ऑल एंड डी सिलेक्ट ऑल वाली फंक्शनलिटी बनाते हैं। एंड ये भी बनाना बहुत ही आसान है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे आपको नहीं करना है। यहाँ पे इस तरीके से जो हमने कर रखा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करने के लिए एक और यहाँ पे चेक बॉक्स बनाएंगे हम लोग। इसी को कॉपी कर लेते हैं इस तरीके से पूरा, एंड सबसे ऊपर में यहाँ पे सिलेक्ट ऑल वाला काम कर लेते हैं। ठीक है, सिलेक्ट ऑल, ऑलराइट। तो क्या इसके लिए हमें कोई अलग से स्टेट बनाना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, कोई स्टेट नहीं बनाना पड़ेगा। आप खुद सोच के देखो सिलेक्ट ऑल काम कैसे करता है, किस तरीके से काम करता है। यदि मैं सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करता हूं तो HTML, CSS, JS तीनों सिलेक्ट हो जाने चाहिए। दैट मीन्स मुझे बस इतना देखना है कि अगर तीनों सिलेक्टेड हैं तो सिलेक्टेड ऑल वाला ये टिक होगा, और अगर तीनों सिलेक्टेड नहीं है तो ये सिलेक्टेड ऑल वाला टिक नहीं होगा। बस इतनी सी बात है। ये सिलेक्ट ऑल इन तीनों पे डिपेंडेंट है, उसका खुद का कोई डेटा नहीं, खुद का कोई स्टेट नहीं है, इन तीनों पे डिपेंडेंट है। तो क्या कोई अलग से स्टेट बनाने की नीड है? बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरीके से समझना होता है आपको कि सिलेक्ट ऑल मतलब सिर्फ यही नहीं, आगे कुछ भी करोगे तो इस तरीके से आपको लॉजिक सोचना होता है कि क्या हमें यहाँ पे स्टेट बनाने की नीड है। यहाँ पे HTML, CSS, JS अगर तीनों सिलेक्टेड होते हैं तो सिलेक्ट ऑल ऑटोमेटिकली यहाँ पे टिक हो जाएगा, और अगर एक भी नहीं होता है तो सिलेक्ट ऑल यहाँ पे टिक नहीं होगा। तो इन तीनों पे डिपेंडेंट है, अलग से उसका कुछ नहीं है। तो ऐसा ही हम लोगों को यहाँ पे कुछ करना है। तो सबसे पहले तो चेक करना होगा तीनों सिलेक्टेड हैं या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे? तो चेक करने के लिए यहाँ पे हमें सारे ये जो हमारा एक ऑब्जेक्ट है ना, अगर एरे होता तो हम आसानी से इस पे ट्रैवर्स करके बेसिकली एक एक आइटम पे जाके, एक वैल्यू पे जाके देख सकते थे कि सारे के सारे ट्रू है या नहीं है। ठीक है, मैपिंग करके इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो अगर एरे होता तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट को एरे बनाया जा सकता है। तो ऑब्जेक्ट को एरे दो तरीके से बनाया जा सकता है, एक तो सारे के सारे की का एरे, एक तो सारे के सारे वैल्यू का एरे। तो हमें किसका एरे चाहिए, की का एरे या वैल्यू का एरे? वैल्यू का एरे चाहिए, तभी तो हम चेक कर पाएंगे ना सारे के सारे ट्रू है या नहीं, या कहीं एक भी फॉल्स तो नहीं है। तो सारे के सारे वैल्यू का एरे चाहिए। तो यहाँ पे बनाते हैं इस जगह, यहाँ नीचे में। तो एरे नहीं, ऑब्जेक्ट से एरे बनाना है ना, तो ऑब्जेक्ट डॉट कीज, हमारे पास कीज होता है और एक वैल्यू भी होता है। यहाँ पे टाइप करो, आ जाएगा वैल्यूज। तो ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, किसकी वैल्यूज? इस लैंग्वेजेस वाले ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो लैंग्वेजेस मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो ये क्या करेगा, इसके सारे के सारे वैल्यूज को एक एरे में समेट के आपको दे देगा। तो कॉन्स्ट यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, क्या नाम दे दूं इसका, इज ऑल चेक्ड। यही चेक करने वाले हैं ना सारे के सारे चेक्ड है या नहीं। तो CLG करता हूँ इज ऑल चेक्ड को, इज ऑल चेक्ड। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, आपके पास एक एरे आ रहा होगा। रिलोड करता हूँ मैं, ये देखो एरे आ रहा है, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अब मुझे चेक करना है सारे के सारे ट्रू है या नहीं। तो सारे के सारे ट्रू है या नहीं, ऐसा कोई कंडीशन अगर हमें चेक करना हो तो हम क्या यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में? क्या यूज करते हैं? मैप भी कर सकते हो, फॉर कुछ भी कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर यहाँ पे क्या है? प्रॉपर है हमारा एवरी। ठीक है, क्या यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे? एवरी। बाकी कंडीशंस अलग अलग तरीके होते हैं, बट यहाँ पे सबसे आसान जो है एवरी। एवरी हमारा क्या करता है, अगर सारे के सारे ट्रू है ना तो एक सिंगल बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है ट्रू, और अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये फॉल्स कंडीशन, फॉल्स रिटर्न कर देगा हमारा। ठीक है, किस तरीके से? तो बेसिकली ये भी मैप ही कर रहा होता है एक तरीके से, बस ये बुलियन में रिटर्न कर रहा होता है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू कब होगा? जब सारे के सारे आपके पास कंडीशन मैच कर रहे होंगे, और फॉल्स कब होगा? जब एक भी कंडीशन मैच नहीं कर रहा होगा। तो यहाँ पे आपके पास एक एक आइटम आ रहा होगा। ठीक है, अब आप देख लो यहाँ पे, देख लो आप यहाँ पे कि सारे के सारे ट्रू है या नहीं। तो आइटम अगर हमारा, सारे के सारे आइटम अगर हमारे ट्रू हैं, ठीक है, सारे के सारे आइटम अगर हमारे ट्रू हैं तो इज ऑल चेक्ड हमारा ट्रू आएगा।
बेसिकली ये ट्रू रिटर्न कर रहा होगा पूरा का पूरा। अगर एक भी फॉल्स हो जाता है दैट मीन्स कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हमारा यहाँ पे ये फॉल्स रिटर्न कर रहा होगा। आओ देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर रहा है। अगर सारे के सारे टिक हो गए, ये भी टिक हो गया, ये भी टिक हो गया, एंड अभी ये सिलेक्ट ऑल पता नहीं कैसे टिक हो गया, कोई मतलब लॉजिक यहाँ पे अभी हमने सिलेक्ट ऑल का लिखा नहीं है यहाँ पे। सिलेक्ट ऑल वाला क्या है, ये है ना, तो लैंग्वेजेस डॉट HTML लिख रखा है हमने, इसलिए सिलेक्ट हो गया। इसको अभी फिलहाल के लिए कमेंट कर दो। ऑन चेंज, हैंडल ऑन चेंज, ये भी अभी फिलहाल के लिए कमेंट कर दो, अभी ठीक है। रिलोड करते हैं तो HTML हमने सिलेक्ट किया। अबे यार ये क्यों हो जा रहा है, तो ये इसलिए हो जा रहा है क्योंकि ये यहाँ पे हमने HTML दे रखा है, सिलेक्ट ऑल SA। ठीक है, देखा आपने, हमने लेबल किसी और का क्लिक किया, सिलेक्ट ये हो गया। तो यही होता है यहाँ पे ID और HTML4 का कमाल, ये HTML की चीजें हैं। तो अभी यहाँ पे ये प्रॉपर काम करना चाहिए। HTML हमने सिलेक्ट किया, देखो अभी भी ये फॉल्स ही है, ऑल चेक फॉल्स है। CSS हमने सिलेक्ट किया, अभी भी ये फॉल्स ही है। JS हमने जैसे ही सिलेक्ट किया, देखो ट्रू हो गया। क्यों? क्योंकि सारे के सारे ये जो हमारे पास एक एरे था ना, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज लैंग्वेजेस, तो सारा का सारा यहाँ पे जो वैल्यूज थे इसके अंदर, एक एरे के अंदर, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स सब ट्रू हो गए। दैट मीन्स हमारा यहाँ पे ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो हमारा यहाँ पे ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इतनी सी बात है, ये जावास्क्रिप्ट की बात है। शायरी हो गई ये तो आप जाके जावास्क्रिप्ट में देख लेना, प्रॉपर तरीके से सब कुछ बता रखा है मैंने, फिल्टर सब कुछ डिटेल में, फिल्टर, रेड्यूस, एवरी, जितने भी मेथड्स होते हैं ना सब कुछ। तो आप जाके एक बार चेकआउट जरूर करना अगर आपने नहीं कर रखा है तो, और अगर कर रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, तो आपको पहले ही समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पे एक एरे बनाया, एरे बना के हमने एवरी से यहाँ पे चेक कर लिया। और एक काम कर सकते हो, यहाँ पे आप एक डायरेक्ट अगर काम करना चाहते हो तो बूलियन यहाँ पे पास कर दो। ठीक है, एक फंक्शन ही पास करना है। तो अगर आप यहाँ पे बूलियन पास कर रहे हो तो जावास्क्रिप्ट हमारा समझ जाता है कि यहाँ पे अगर सारे के सारे ट्रूथी वैल्यू, ये ट्रू फॉल्स नहीं, ट्रूथी वैल्यू पे काम कर रहा होता है। ठीक है, अगर सारे के सारे ट्रूथी वैल्यू हैं, दैट मीन्स फॉल्स को हटा के जितने भी वैल्यू होते हैं ट्रूथी वैल्यू होते हैं, ये आपको पता है। तो सारे के सारे अगर ट्रूथी वैल्यू हैं, जितने भी आइटम्स आ रहे हैं सारे के सारे अगर ट्रूथी वैल्यू है, तो आपके पास यहाँ पे ट्रू में रिटर्न हो रहा होगा ये। और अगर एक भी फॉल्स वैल्यू मिल जाता है तो यहाँ पे आपके पास फॉल्स में रिटर्न हो रहा होगा। तो अभी देखो, रिलोड करते हैं, सारे के सारे फॉल्स ही हैं, एक ट्रूथी हो गया, बट इससे तो काम होगा नहीं क्योंकि अभी भी 2 फॉल्स ही हैं। इसको भी टिक करते हैं, अभी भी एक फॉल्स ही है, सारे के सारे ट्रूथी होने चाहिए। इसको टिक करते हैं, सारा का सारा ट्रूथी हो गया, तो यहाँ पे आपके पास ट्रू हो आ रहा है। ठीक है, तो एक तरीका ये है। और बाकी दूसरा तो मैंने बताया था, मैप करके कंडीशन लगा दो, सारे कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तो एवरी आपका ट्रू रिटर्न कर देगा। एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा अगर, तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। तो ये तो हमारा तरीका हो गया सारे के सारे चेक्ड हैं या नहीं ये पता लगाने का। अब इसी को हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। अगर सारे के सारे चेक्ड होंगे तो सिलेक्ट वाला हमारा ऑटोमेटिकली टिक हो जाएगा। अगर एक भी फॉल्स होता है तो यहाँ पे ये अनटिक हो जाएगा। जैसे ही सारे सिलेक्ट होंगे टिक हो गया। बट क्या उल्टा हो रहा है? सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर रहे हैं तो क्या सारे के सारे सिलेक्ट हो रहे हैं? नहीं। सिलेक्ट ऑल पे वापस से क्लिक करता हूं मैं, देखो मैं क्लिक कर रहा हूं, सारे के सारे सिलेक्ट हो रहे हैं? नहीं। तो ये फंक्शनलिटी कैसे आएगी? तो ये हमारी ये ऑन चेंज करेगा। ठीक है, ये ऑन चेंज, तो यहाँ पे क्या ये हैंडल चेंज वाला फंक्शन ही काम करेगा? नहीं, अलग से फंक्शन बनाना पड़ेगा एक डेफिनेटली। तो यहीं पे मैं बना देता हूँ, अलग से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अलग से भी बना लो, यहाँ पे अलग से ही बना लो फंक्शन हैंडल सिलेक्ट ऑल। अरे यार मैं दोनों मिक्स कर दिया मैंने, दोनों फंक्शन। ठीक है, हैंडल सिलेक्ट ऑल एंड, तो सिलेक्ट ऑल में क्या होना चाहिए आप खुद सोच के देखो, सारे के सारे वैल्यू टिक हो जाने चाहिए। अगर मैं इस पे टिक कर रहा हूं ना, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैं इस पे टिक कर रहा हूं तो चेक्ड इस वाले का, ठीक है, इस वाले से मैं गेट करूंगा चेक्ड को, e.target.checked। तो अगर ये चेक हो रहा है तो सारे के सारे मैं अप्लाई कर दूंगा, और अगर ये अनचेक हो रहा है तो सारे के सारे मैं अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, बात समझ पाए मेरी? मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि यहां पर से मैं ई लूंगा, e.target.checked मुझे मिलेगा। ठीक है, सिलेक्ट ऑल पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो चेक अनचेक होगा। तो अगर चेक अनचेक होता है तो मुझे करना क्या है? मुझे करना बस इतना सा है कि यहाँ पे जो आपके पास ये लैंग्वेजेस वाला पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, लैंग्वेजेस वाला पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे उसे मुझे सेट करना है इस तरीके से। और स्प्रेड करने की तो जरूरत है ही नहीं क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे सेट होने हैं। तो HTML एंड HTML में क्या होगा, e.target.checked। ठीक है, checked, और इसी तरीके से यहाँ पे तीनों में आ जाएगा ये HTML, CSS और यहाँ पे JS। तो सिलेक्ट ऑल में अगर टिक होता है तो सारे के सारे में अप्लाई करके टिक कर देना है, और सिलेक्ट ऑल पे अगर अनटिक होता है तो सारे के सारे में अनटिक कर देना है।
मतलब सिलेक्ट ऑल की वैल्यू लेनी है चेक्ड अनचेक्ड वाली और सारे में अप्लाई कर देना है। यही तो है सिलेक्ट ऑल डिसलेक्ट ऑल। अब देखो यहाँ पे रिलोड करते हैं, सिलेक्ट ऑल किया हमने, सारे सिलेक्ट हो गए, वापस क्लिक किया हमने, सारे डिसलेक्ट हो गए। दैट्स इट, इतना आसान था। सारे सिलेक्ट हो गए, सारे डिसलेक्ट हो गए, सारे सिलेक्ट हो गए, एक भी अगर मैंने डिसलेक्ट किया हट गया, एक और मैंने कर दिया, इसको भी मैंने कर दिया, खत्म। सारे के सारे अगर टिक होते हैं तो सिलेक्ट ऑल हो जाता है। तो ये थी हमारी सिलेक्ट ऑल वाली फंक्शनलिटी। ध्यान बस इतना सा रखना था आपको, ये एक लाइन, ये वाला लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिलेक्ट ऑल के लिए, ठीक है। और और कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? अबे यार, फंक्शन मैंने यहाँ पे बनाया और काम यहाँ पे कर दिया, पता नहीं, बहुत टाइम बाद मैं कर रहा हूँ ना, तो कुछ कुछ हो जाता है। एक मिनट रुको, कुछ कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपके पास ई आ रहा होगा और ये वाला फंक्शन हैंडल सिलेक्ट ऑल आप यहाँ पे रेफरेंस पास कर दोगे, ठीक है। तो क्या ये अभी काम कर रहा है? परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया और मैप करने की तो कोई नीड ही नहीं पड़ी, बट चाहो तो आप मैप भी कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पे वैल्यूज का एक एरे बनाया ना, वैसे आप यहाँ पे कीज का एरे बना दो और मैप कर दो, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। देखो मैं बना के दिखाता हूँ। ये हमारा हो गया, एक मिनट, जावा स्क्रिप्ट लिख रहे हैं ना तो कर्ली ब्रेसेस लगाओ। ये हमारे हो गया वैल्यूज का एरे, बट वैल्यूज पे तो मैप नहीं करना है, कीज पे मैप करना है, ठीक है। सारे कीज को लिस्ट करना है ना यहाँ पे HTML CSS जावा स्क्रिप्ट, तो सारे के सारे कीज को लिस्ट करना है, तो डॉट मैप, और यहाँ पे एक एक आइटम आपके पास आ रहा होगा, ठीक है, एक एक की आपके पास आ रहा होगा और उसको यहाँ पे आपको ये लेबल यहाँ पे पास कर दो। रिटर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज तो ये आपको दिखेगा ही नहीं। तो ये अब सारा का सारा यहाँ पर से हटा दो, क्योंकि आप मैप करने जा रहे हो, तो मैप करोगे तो यहाँ पे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। देखो कितना कोड छोटा हो गया, कितना छोटा हो गया कोड। तो यहाँ पे आप करना क्या है, ये जो आइटम आ रहा होगा यही आप यहाँ पे HTML4 में भी पास कर दो, है ना, और यहाँ पे ID में भी पास कर दो इस तरीके से, और यहाँ पे टाइप चेकबॉक्स ही रहेगा सबका, नेम यहाँ पे अलग अलग हो जाएगा सबका, है ना, नेम आपका यहाँ पे वही जो की है वही नेम हो जाएगा। ऑलराइट, चेक्ड में क्या आ रहा होगा, तो चेक्ड में क्या आ रहा होगा, चेक्ड में एक एक करके वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है, HTML CSS JS का। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, यहाँ पे एक एक आइटम आ रहा है ना, एक एक आइटम आ रहा है आपके पास, एक एक आइटम आ रहा है आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, कौन सा ऑब्जेक्ट है यार, रुक जाओ, लैंग्वेजेस वाला ऑब्जेक्ट। तो लैंग्वेजेस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर कोई आइटम की अगर वैल्यू निकालनी होती है तो कैसे निकालते हैं, ये एरे वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे, डॉट से भी कर सकते हो, डॉट HTML डॉट CSS, बट यहाँ पे तो हमें एज अ वेरिएबल इस आइटम को यूज करना है ना। तो एज अ वेरिएबल जब यहाँ पे हमें यूज करना होता है तो हम लोग ब्रैकेट वाला नोटेशन यूज करते हैं। तो यहाँ पे आइटम आएगा, आइटम अगर HTML आ रहा है तो HTML का वैल्यू यहाँ पे दिख रहा होगा, CSS आ रहा है तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो CSS का वैल्यू है वो दिख रहा होगा, अगर JS आ रहा है तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो JS का वैल्यू है वो दिख रहा होगा। तो यहाँ पे चेक्ड वाला भी हमारा प्रॉपर हो गया, और ऑन चेंज में तो ये हैंडल सिलेक्ट ऑल लगा हुआ है ही। ऑल राइट, ऑल राइट, अरे यार मैंने सिलेक्ट ऑल वाले में कर दिया ये। क्यों करता हूं मैं ऐसा, मैं ऐसा क्यों हूं? रुक जाओ, रुक जाओ, ये हमारा ऐसा नहीं करना था, सिलेक्ट ऑल में कर दिया हमने। सिलेक्ट ऑल को तो अलग रखना था ना, ये पूरा का पूरा यहां से उठाओ और यहां पे अप्लाई करना था हमें। यहां से हटा के कंफ्यूज कर दिया क्या मैंने? देखो मैं समझाता हूँ, अभी समझाता हूँ। सिलेक्ट ऑल को तो अलग रखना था, सिलेक्ट ऑल का इससे लेना देना नहीं है, सिलेक्ट ऑल की तो अलग फंक्शनलिटी है ना, बोलो जल्दी। सिलेक्ट ऑल की तो अलग फंक्शनलिटी है, सिलेक्ट ऑल का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो हम HTML CSS JS और भी जो अगर ऐड होगा तो उसके लिए कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया HTML CSS JS और ये हो गया हमारा सिलेक्ट ऑल, ठीक है ना। अब पता चला, ये सिलेक्ट ऑल में हमने कर दिया था, तो सिलेक्ट ऑल ये रहा, सिलेक्ट ऑल की अलग फंक्शनलिटी है, हैंडल सिलेक्ट ऑल, और ये जो भी है और इसकी अलग है। तो यहाँ पे अब हमें आइटम और यही सेम आइटम हमें यहाँ पे भी डालना है और यहाँ पे भी डालना था, और चेक्ड में यहाँ पे इस तरीके से लैंग्वेजेस डॉट नोटेशन के बजाय इस तरीके से करना था, और हैंडल चेंज तो एज इट इज रहेगा जैसा था। ऑल राइट, और यहाँ पे लेबल में यहाँ पे
आपको आइटम डालना है। चाहो कैपिटलाइज करना तो कर सकते हो, आइटम डॉट टू अपर केस, ठीक है। ये कैपिटलाइज करना चाहो कैपिटलाइज भी कर सकते हो। तो CSS, JS, HTML और सिलेक्ट ऑल भी काम कर रहा है, डिसलेक्ट ऑल भी काम कर रहा है, सब कुछ काम कर रहा है प्रॉपरली। और यहाँ पे यूनिक की प्रॉप, ये कैसे भूल गया मैं, यहाँ पे की में आप आइटम ही दे दो क्योंकि सारे के सारे यूनिक ही हैं, तो कोई दिक्कत होने जाने वाली है नहीं यहाँ पे। वाओ, समझ में आया? प्रॉपरली काम कर रहा है अब ये, हाँ प्रॉपरली काम कर रहा है अब ये। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। बहुत मतलब जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी ना मैंने सारी बता दी। एक और है कि अभी तो हमने चेक बॉक्स कर लिया, बट सिर्फ चेक बॉक्स नहीं होता है फॉर्म में, और भी चीजें होती हैं, तो उसको भी कंबाइन कर लेते हैं एक बार, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो इसको मैं नोट्स में आपको दे देता हूं। ये था हमारा, क्या था, अरे यार क्या था, सिलेक्ट ऑल, डिसिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑल डॉट JSX, ठीक है। अभी हमारे पास और क्या है, और है हमारे पास इनसाइड ए फॉर्म, फॉर्म के अंदर कैसे हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पे देखते हैं, ये जो भी हमने किया, रायता फैलाया सिलेक्ट ऑल वाला, ये हटाओ, ठीक है, नोट्स में मैंने दे दिया है। तो अभी जो ये पूरा का पूरा काम है, मैपिंग वगैरह सब कुछ हटाओ, मैप नहीं करना है हमें अभी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देते हैं इसको पहले। रिटर्न भी हटा दो यहाँ से, ये भी हटाओ, और एक्चुअली ये भी हटा दो, इसकी भी नीड नहीं है, ये BR वीआर फालतू हटा दो, BR नहीं BR, हैंडल सिलेक्ट ऑल ये हटाओ, इज ऑल चेक्ड हटाओ, है ना, हैंडल चेंज रहने दो, और यहाँ पे फॉर्म डेटा में कर देता हूँ इसे, फॉर्म डेटा, सेट फॉर्म डेटा। अब मुझे यहाँ पे कंबाइंडली यूज करना है, दैट मीन्स मुझे इनपुट बॉक्स भी यूज करना है, साथ ही साथ चेक बॉक्स भी यूज करना है। तो मैं दोनों को एक साथ कैसे करूंगा, क्योंकि दोनों में कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे चेक बॉक्स में हम लोग ई डॉट टारगेट डॉट चेकड करते हैं, वहां पे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करते हैं, कुछ कुछ चीजें डिफरेंस हैं। तो कैसे करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे, ये भी एक बार मैं आपको बता ही देता हूँ। तो फॉर्म डेटा में मान लो मैं ईमेल ले रहा हूँ, और ईमेल में बाय डिफॉल्ट तो ये खाली रहेगा, और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस पे टिक करा लेता हूँ, टर्म्स कंडीशंस TC, ठीक है। तो ये हमारा बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहेगा। ऑल राइट, तो ये हो गया हमारा टर्म्स एंड कंडीशंस, तो बन रखा है ऑलरेडी, टर्म्स एंड कंडीशंस, है ना। यहाँ पे मैं लेबल के अंदर दे देता हूँ टर्म्स एंड कंडीशंस। तो ये तो हमारा चेक बॉक्स हो गया ना, डेफिनेटली। फॉर्म डेटा डॉट TC, की हटाओ, की नीड नहीं है। यहाँ पे ID में फॉर्म डेटा, और यहाँ HTML फॉर्म 4 में भी फॉर्म डेटा नहीं, TC, और चेक बॉक्स ही रहेगा ये। नेम इसका हो जाएगा आपके पास TC, ऑल राइट। क्योंकि मैं एक सिंगल फंक्शन से काम करना चाहता हूँ, जो भी है सिंगल फंक्शन के थ्रू काम करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने नेम भी यहाँ पे एट्रीब्यूट दे रखा है। और यहाँ पे चेक्ड में मैं फॉर्म डेटा डॉट TC, ठीक है, टर्म्स कंडीशंस। और ऑन चेंज में हैंडल चेंज ही रहेगा, हैंडल चेंज यहाँ पे बना लेते हैं, बन ही रखा है। तो ये हो गया हमारा चेक बॉक्स। और इसी तरीके से हमारे एक इनपुट फील्ड आ जाएगा, यहाँ पे टाइप टेक्स्ट ही रहेगा, और टाइप ईमेल कर देते हैं, है ना, टाइप ईमेल हो गया हमारा, और प्लेस होल्डर इंटर ईमेल। और यहाँ पे क्या होता है बताओ जल्दी से, कंट्रोल कंपोनेंट इसे कैसे बना सकते हैं, तो वैल्यू यहाँ पे देना होगा। तो वैल्यू में देंगे हम लोग फॉर्म डेटा डॉट ईमेल, तो यहाँ पे वैल्यू लिंक हो गया हमारा। और यहाँ पे क्या होता है, ऑन चेंज, ठीक है, तो ऑन चेंज में हैंडल चेंज ही आएगा, हैंडल चेंज। अब ये प्रॉपरली हम इसे हैंडल करेंगे कैसे, यहाँ पे दोनों में अलग अलग, यहाँ पे तो वैल्यू है, और साथ ही साथ यहाँ पे नेम भी दे दो, नेम ईमेल, है ना। तो यहाँ पे तो वैल्यू है, एंड यहाँ पे हमारे पास चेकड यूज कर रहे हैं हम लोग। तो कैसे करेंगे काम, तो अभी तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रायता फैल रखा होगा। ये देखो इंटर ईमेल पे ईमेल टाइप करते हैं, तो सेट लैंग्वेजेस इज नॉट डिफाइंड, ऑब्वियस सी बात है, सेट लैंग्वेजेस कहाँ से आएगा, यहाँ पे तो सेट फॉर्म डेटा है, तो सेट फॉर्म डेटा, और पुराने वाले फॉर्म डेटा को यहाँ पे स्प्रेड कर देंगे, और जो चेंज हो रहा होगा बस वही हमें यहाँ पे दिखाना है, तो फॉर्म डेटा, ठीक है। तो की हमारे पास यहाँ पे नेम वाले एट्रीब्यूट से ही आएगा, दैट्स वेरी गुड।
और क्या क्या चीजें चाहिए, और चेक्ड भी चाहिए, इस बार हमें चेक्ड भी चाहिए, वैल्यू भी चाहिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, डी स्ट्रक्चर करके सब निकाल लेते हैं, कॉन्स्ट, नेम, वैल्यू, चेक्ड, सारी चीजें एक बारे में निकाल लेते हैं। ठीक है, जो यूज पड़ेगा उसे यूज कर लेंगे। ई डॉट टारगेट, ई डॉट टारगेट। तो अगर हम लोग टाइप कर रहे होंगे तो टाइप करते वक्त तो की हमारा ये नेम हो जाएगा और वैल्यू सेट कर देना है हमें। बट अब यहाँ पे एक परेशानी है, टाइप करते वक्त तो वैल्यू सेट करना है, लेकिन जब टिक कर रहे होंगे चेक बॉक्स पे तो उस समय हमें चेक्ड यहाँ पे डालना है। तो कंडीशनली रेंडर कर दो, और क्या ही दिक्कत है। तो कंडीशनली कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि चेक बॉक्स है या फिर इनपुट है, कैसे पता चलेगा? तो उसके टाइप से पता चलेगा। यहाँ पे टाइप अगर ईमेल है, ईमेल छोड़ो, ईमेल नहीं, चेक बॉक्स यहाँ पे अगर टाइप है, टाइप अगर चेक बॉक्स है तो चेक्ड आपको दिखाना है, और अगर टाइप चेक बॉक्स नहीं है तो फिर आपको यहाँ पे इनपुट बॉक्स वाला काम करना है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे लॉजिक लगाना है। तो टाइप अगर हमारा चेक बॉक्स है, स्पेलिंग कॉपी कर लो यहाँ से, टाइप अगर हमारा चेक बॉक्स है तो वैल्यू में आपका चेक्ड जा रहा होगा, वैल्यू में क्या जा रहा होगा, चेक्ड, यानी कि ट्रू फॉल्स। और अगर चेक बॉक्स नहीं है तो वैल्यू में जो टाइप कर रहे हैं वैल्यू वो जाना चाहिए, दैट मीन्स वैल्यू, ये वाला वैल्यू। समझ पाए आप मेरी बात? तो इस तरीके से आप फॉर्म हैंडल कर सकते हो। यहां पे रिलोड करते हैं, टाइप कर रहे हैं तो टाइप इज नॉट डिफाइंड, टाइप इज नॉट, अच्छा टाइप हमने लिया ही नहीं है यहाँ पर से, आपके पास टाइप एट्रीब्यूट भी मिल रहा होता है यहाँ पे, तो टाइप ले लो। तो टाइप अगर चेक बॉक्स है तो चेक्ड, अदरवाइज वैल्यू। ठीक है, और क्या करना चाहिए यहाँ पे, और डेफिनेटली फॉर्म है तो फॉर्म के तरह इसे फॉर्म के अंदर रैप भी कर दो, करेंगे बाद में, पहले देख लेते हैं यहाँ पे वैल्यू वगैरह आ रहा है या नहीं। यहाँ पे कंसोल कर लेते हैं, CLG फॉर्म डेटा, है ना। तो अभी हमें पता चल जाएगा प्रॉपर काम कर रहा है नहीं। टर्म्स एंड कंडीशंस पे मैंने क्लिक किया, फॉर्म डेटा, क्या परेशानी हो गई इसे, सेट फॉर्म डेटा में फॉर्म डेटा गया, यहाँ पे रिलोड करो, फंक्शन शो कर रहा है इसे, फॉर्म डेटा, सेट फॉर्म डेटा, अच्छा कैपिटल लिख दिया मैंने फॉर्म डेटा, एक मिनट रुक जाओ, फॉर्म डेटा, ये फॉर्म डेटा कुछ और है, यहाँ पे हमें ये वाला फॉर्म डेटा डालना है, फॉर्म डेटा, और काफ़ी जगह मिस्टेक्स कर दी हमने, है ना। यहाँ पे भी फॉर्म डेटा होगा, यहाँ पे भी फॉर्म डेटा होगा, एंड यहाँ पे भी फॉर्म डेटा होगा। कैपिटल F वाला फॉर्म हमने सब जगह डाल दिया था, यहाँ पे फॉर्म डेटा होगा। अभी ये ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, फॉर्म कहीं और दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, फॉर्म फॉर्म, अच्छा। तो यहाँ पे आपके पास टर्म्स एंड कंडीशंस फॉल्स है, टिक किया मैंने, टर्म्स कंडीशंस ट्रू हो गया, और जैसे मैं टाइप करूंगा तो वो ईमेल में सेट होना चाहिए, ईमेल में सेट हो रहा है, इसको मैंने फॉल्स किया तो टर्म्स कंडीशंस जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मल्टीपल लेंदी फॉर्म्स बना सकते हो, मल्टीपल एलिमेंट्स क्रिएट कर सकते हो फॉर्म के अंदर। और एक चीज है जो कि आपको पता होगी डेफिनेटली, ये HTML की चीज है, जो कि ये है कि आप इसको फॉर्म के अंदर रैप कर सकते हो। ये सबको पता होगा कि फॉर्म है तो फॉर्म के अंदर रैप कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास एक सबमिट हैंडलर होता है, ऑन सबमिट, और ऑन सबमिट में यहाँ पे आप सबमिट हैंडलर रन कर सकते हो, सबमिट हैंडलर। ठीक है, और ये सबमिट हैंडलर आप यहाँ पे ऊपर में बना सकते हो, CLG नहीं, फंक्शन सबमिट हैंडलर इस तरीके से, एंड CLG फॉर्म डेटा। ऑलराइट, तो अब जब भी मैं यहाँ पे कुछ काम करूंगा और सबमिट करूंगा तो सबमिट वाला बटन तो हमने बनाया ही नहीं, तो सबमिट वाला बटन भी यहाँ पे बना दो, बटन सबमिट, सबमिट, ऑलराइट, और यहाँ पे सबमिट। ठीक है, तो रिलोड करते हैं, इंटर किया हमने hello@gmail.com और टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक कर दिया और किया सबमिट। तो यहाँ पे हमारे पास डेटा आया और गायब भी हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिफॉल्ट बिहेवियर हमने प्रिवेंट नहीं किया, ये सब भी बताया था मैंने, है कि नहीं। तो e.prevent डिफॉल्ट, स्पेलिंग सही लिखा है ना मैंने, सही होगा तो काम करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा। आ जाओ देख लेते हैं। तो ये @gmail.com सबमिट किया मैंने, हाँ, तो ईमेल आ रहा है आपके पास एंड टर्म्स कंडीशंस ट्रू आ रहा है क्योंकि हमने टिक कर रखा है। तो ये भी हैंडल करना आ गया आपको। तो मल्टीपल तरीके से अब आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स फॉर्म हैंडल कर सकते हो। दो चीजें अभी और बची है, रेडियो बटन एंड सिलेक्ट लिस्ट होता है ना, एक लिस्ट आता है, इसमें से आप सिलेक्ट करते हो, तो वो बच रखा है सिलेक्ट ऑप्शन,
तो वो भी कर लेंगे, रेडियो बटन भी कर लेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में तो हमारा हो गया। तो फॉर्म वाला कर लिया हमने। यूज रेफ वाला आप खुद से देख लेना, इसका यूज नहीं आने वाला है। बाकी जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था ना, अनकंट्रोल्ड चेक बॉक्स, अनकंट्रोल्ड इनपुट बॉक्स में जैसे कर रहे थे वैसे अनकंट्रोल्ड चेक बॉक्स में भी होगा। डिफरेंस क्या होगा? वैल्यू के जगह चेक्ड, दैट्स इट। ठीक है, रेफरेंस का आप यूज करोगे, जैसे रेफरेंस सेट करते हो इनपुट बॉक्स में जैसे मैंने बताया था, वैसे यहाँ पे भी रेफरेंस सेट करोगे। एंड रेफरेंस डॉट करेंट डॉट, वहां पे वैल्यू कर रहे थे तो यहाँ पे चेक करोगे, दैट्स इट। और कुछ अंतर नहीं है। तो ये वाला आपका यहाँ पे सेल्फ टास्क हो गया, ये आप कर लेना। ठीक है, नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनपुट में आ गया तो इसमें आ गया, ऑटोमेटिक आ गया। इनपुट में अगर आ गया तो इसमें ऑटोमेटिक आ गया, सेम ही है, बस चेक कर देना है। बाकी अनकंट्रोल मतलब आप समझ रहे हो, स्टेट से लिंक नहीं होगा। बिना स्टेट के अगर काम करना है, स्टेट से कोई लेना देना नहीं है, तब आप कभी कभी रेयर केस में अनकंट्रोल्ड चेकबॉक्स या अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट यूज करते हो। अदरवाइज तो रिएक्ट में हर जगह आप कंट्रोल कंपोनेंट ही यूज करते हो। एंड रिकमेंडेड भी यही है कि आप कंट्रोल्ड कंपोनेंट बना के काम करो। ठीक है, इतनी बातें समझ में आती है आपको? अगर आती है तो यहाँ पे एक समरी दे रखा है, सिंगल, मल्टीपल, ग्रुप, सिलेक्ट ऑल, इनसाइड फॉर्म और अनकंट्रोल, जो भी है यहाँ पे टेक्निक आप पढ़ लेना और स्टेट का टाइप पढ़ लेना। और यहाँ पे एग्जाम्पल वगैरह दे रखा है, ये आप पढ़ लेना कि बुलियन होता है, मल्टीपल बुलियन लेते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट और एरे यूज कर सकते हैं ग्रुप करने के लिए। अच्छा, एरे वाला तो मैंने बताया ही नहीं, एरे वाला तो मैंने बताया ही नहीं कि ग्रुप करने के लिए आप एरे का भी यूज कर सकते हो। तो ये भी बता देता हूँ मैं आपको एक बारी में। ठीक है, ग्रुप करने के लिए आप एरे का भी यूज कर सकते हो। तो ये क्या था हमारा? ये फॉर्म था। ठीक है, चेक बॉक्स अंडर फॉर्म डॉट JSX। ठीक है, तो ये हो गया। और फटाफट आप ग्रुप चेक बॉक्स वाला ये यहाँ से कॉपी करके ऐप में पेस्ट करो। ठीक है, और मैं फटाफट एरे वाला भी बता देता हूँ कि एरे वाला आप कैसे करोगे। तो एरे वाला भी बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, सिंपल है। अगर मैं लॉजिक बताऊँ तो क्या आप कर लोगे? देखो होगा क्या, यहाँ पे अगर पाँच या 3 जो भी आपके पास चेक बॉक्सेस हैं, HTML है, CSS है, JS है, तो जिस पे आप टिक करोगे ना उसको एरे के अंदर डाल देना है। जिस पे भी टिक करोगे उसको एरे के अंदर डाल देना है। ठीक है, और अनटिक करोगे तो एरे से निकाल लेना है और चेक कर लेना है अगर एरे के अंदर प्रेजेंट है, एरे डॉट इंक्लूड्स अगर प्रेजेंट है तो डेफिनेटली वो टिक होगा, और अगर प्रेजेंट नहीं है एरे के अंदर तो वो अनटिक होगा। कर ही देता हूं, देखो बहुत ही सिंपल सा है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना बनाकर एरे बनाना है, ऑब्जेक्ट ना बनाकर एक खाली एरे बनाना है। ठीक है, खाली एरे बनाना है। और जब भी आप हैंडल चेंज करोगे यहाँ पे तो आपको करना क्या है, सेट लैंग्वेज तो करना ही है यहाँ पे, लेकिन इस बार की कोई ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सेट लैंग्वेजेस आपको करना है और जो भी प्रीवियस वैल्यू आपके पास आ रही होगी, फंक्शनल अपडेट यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। फंक्शनल अपडेट करो या ऐसे भी कर सकते हो, बट ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यहाँ पे कंडीशन ज़्यादा लगाना है, इसलिए मैं बोल रहा था कि इस तरीके से कर लो। देखो मैं ऐसे ही बताता हूँ पहले, फिर फंक्शनल वाले तरीके से भी बता दूंगा। तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे अगर एरे के अंदर पहले से प्रेजेंट है, जैसे लैंग्वेजेस वाला अगर एरे है तो लैंग्वेजेस वाले एरे के अंदर लैंग्वेजेस डॉट इंक्लूड्स ई डॉट टारगेट डॉट नेम। ठीक है, नेम ही था ना, ई डॉट टारगेट डॉट नेम। अगर HTML पहले से प्रेजेंट है इसके अंदर तो हमें क्या करना है, तो हमें निकालना है, और अगर प्रेजेंट नहीं है तो हमें डालना है। बस इतना सा डिफरेंस है और कुछ नहीं है। प्रेजेंट है तो निकालना है, प्रेजेंट नहीं है तो डालना है। तो यहाँ पे अगर पहले से प्रेजेंट है तो यहाँ पर से निकालने का काम करेंगे, निकालना है। और अगर प्रेजेंट नहीं है तो डालना है एरे के अंदर। तो डालना तो बहुत आसान है, एरे के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं, डॉट 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 पुराना वाला जो आपके पास पुरानी जो भी वैल्यूज होंगी उसको स्प्रेड कर दो और नई वैल्यू यहाँ पे डाल दो, ई डॉट टारगेट डॉट नेम। ठीक है, नेम ही जाएगा, डेफिनेटली नेम ही आपका एज अ वैल्यू ट्रीट हो रहा है यहाँ पे। आप चाहो तो यहाँ पे नेम के जगह वैल्यू एट्रीब्यूट भी सेट कर सकते हो इस तरीके से, और वैल्यू पे भी काम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेम की जगह आप वैल्यू पे भी काम कर सकते हो। HTML बेसिकली जो यहाँ पे नेम ले एट्रीब्यूट यूज करके वहां पे रिसीव करो, या वैल्यू एट्रीब्यूट यूज करके, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है यहाँ पे। आप समझ पा रहे हो डेफिनेटली। तो चलो मैं वैल्यू ही ले लेता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर रहेगा।
तो कहाँ पे वैल्यू यूज़ करना है, कहाँ पे चेक यूज़ करना है, आपको समझ में आ जाएगा। तो वैल्यू यहाँ पे आपके पास JS और वैल्यू यहाँ पे आपके पास CSS। स्पेलिंग वगैरह ध्यान से देख कर लिखना। तो e.target.value अगर पहले से प्रेजेंट है लैंग्वेज के अंदर तो निकालना है, और अगर पहले से प्रेजेंट नहीं है तो डाल देना है। ठीक है, तो प्रेजेंट नहीं होगा तो ये डल तो गया, निकलेगा कैसे, निकालने के लिए डेफिनेटली फिल्टर करना होता है, और ये आप आसानी से कर सकते हो। तो ये तो चलो एरे के अंदर हमने डायरेक्टली तो नहीं डाल सकते हैं ना, सेट करना पड़ेगा यहाँ पे, सेट लैंग्वेजेस इस तरीके से। ठीक है, सेट लैंग्वेजेस से हम लोग सेट कर देंगे, नई वाली वैल्यू डाल देंगे। अब निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, तो निकालने के लिए अगेन यहाँ पे सेट लैंग्वेजेस करेंगे, और यहाँ पे लैंग्वेजेस से फिल्टर लगाना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा था एक ही बारी में प्रीवियस वाली लैंग्वेज, तो 2 बार सेट लैंग्वेज नहीं करना पड़ेगा, एक ही बारी में हो जाएगा। तो फंक्शनल अपडेट ही आप यहाँ पे यूज कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। सेट लैंग्वेजेस, यहाँ पे आपके पास प्रीवियस लैंग्वेजेस आ ही रहे होंगे, लैंग्वेजेस फंक्शनल अपडेट आपने पढ़ ही रखा है, और यहाँ पे आपको डेफिनेटली रिटर्न करना है ना। और यहाँ पे आपको अपना लॉजिक लिखना है कि अगर प्रीवियस लैंग्वेजेस के अंदर इंक्लूड नहीं है लैंग्वेज तो कुछ, और अगर है तो कुछ। यहाँ पे e.target.value, ठीक है। अगर प्रेजेंट है तो निकालने का काम, नहीं तो डालने का काम। तो डालने के लिए तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस यहाँ पे आपको एक एरे रिटर्न कर देना है, डॉट 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 प्रीवियस लैंग्वेजेस। जावास्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग है तो ये सब बहुत आसान है आपके लिए, और अगर जावास्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है आपके लिए। तो प्रीवियस लैंग्वेजेस यहाँ पे आ गया, और नया लैंग्वेज डालने के लिए e.target.value। एक बार समझा दूंगा मैं, और अभी रुक जाओ, पहले कर लेने दो मुझे यहाँ पे। तो प्रीवियस लैंग्वेज के अंदर इंक्लूड है तो यहाँ पे निकालने वाला काम होना था, और अगर नहीं है तो डालने वाला काम होना था। तो डालने वाला काम तो हमने कर दिया, अब निकालने वाला काम कैसे करेंगे। तो प्रीवियस लैंग्वेजेस जो कि एक एरे है ना, प्रीवियस लैंग्वेजेस जो कि एक एरे है, इसमें से हम लोग फिल्टर करेंगे। फिल्टर से ही है तो हम लोग छांटते हैं ना कि कौन कौन से एलिमेंट्स रिटर्न कराने हैं, कौन कौन से नहीं कराने हैं। तो कौन कौन से एलिमेंट रिटर्न कराने हैं आप ये बताओ। e.target.value को छोड़ के सारे एलिमेंट्स रिटर्न करा देने हैं। अब मैं समझाऊं भी कैसे, पेन टैब भी नहीं है मेरे पास। मान लो इसके अंदर H है, CSS है और जावा स्क्रिप्ट है। ठीक है, आपने टिक किया CSS वाले पे, पहले से ये टिक था, ठीक है, आपने वापस से क्लिक किया तो ये अनटिक हो गया। अब अनटिक होने के लिए हमें यहाँ पर से निकालना पड़ेगा। अब निकालने के लिए क्या करेंगे, तो निकालने के लिए हमें ये सारी की सारी चीज़ों को, HTML को निकाल लेंगे, JS को निकाल लेंगे, और C को यहीं पे रहने देंगे, उसको फिल्टर आउट नहीं करेंगे। दैट मीन्स रिमूव हो गया, ये हमारा HTML और JS नए वाले एरे में आ गया, और C हमारा हट गया। तो कुछ इस तरीके से कंडीशन लगाएंगे हम लोग यहाँ पे। तो कंडीशन हमारा कुछ ऐसा होगा कि एक एक आइटम हमारा यहाँ पे मिल रहा होगा, और आइटम अगर हमारा नॉट इक्वल टू होता है e.target.value के, तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स को रिटर्न कर देंगे। दैट मीन्स HTML और JS को बाहर निकाल देंगे, नया एरे बना के रिटर्न कर देंगे। ठीक है, CSS को रख लेंगे, CSS को बाहर नहीं निकालेंगे। तो CSS हमारा फिल्टर आउट हो गया, हट गया। दैट्स इट। तो फिल्टर नहीं आ रहा है, दिक्कत वाली बात है। ये सब तो बेसिक जावास्क्रिप्ट है ना, ज़्यादा बेसिक भी नहीं है, थोड़ा सा एडवांस है, इंटरमीडिएट जावास्क्रिप्ट कह सकते हैं। ऑल राइट, तो क्या हमारा ये काम करेगा, काम तो करना चाहिए। अच्छा, तो ये हमारा ऑन चेंज वाला तो हो गया। अब चेक्ड वाला कैसे हम लोग पता करेंगे कि चेक्ड है या नहीं है। तो सेम प्रोसेस, लैंग्वेजेस डॉट इंक्लूड्स, अगर यहाँ पे HTML इंक्लूडेड है तो ये हमारा चेक्ड होगा, अदरवाइज चेक्ड नहीं होगा। दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पे हमारा आ जाएगा JS, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा CSS, और यहाँ पे HTML। तो अगर हमारा लैंग्वेज के अंदर HTML पहले से है तो चेक्ड होगा, पहले से नहीं है तो अनचेक्ड होगा। और ऑन चेंज पे अगर बेसिकली इस पे क्लिक करेंगे तो डल जाएगा और निकल जाएगा, अगर उसमें पहले से प्रेजेंट होगा तो। ठीक है, तो इतना लॉजिक आपको समझ में आया। सिंपल सा लॉजिक था, डालना है और निकालना है, और चेक कर लेना है इंक्लूड है या नहीं उसके अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास एरर आ गया, अनएक्सपेक्टेड टोकन सेट लैंग्वेजेस। तो कुछ हमने मिस्टेक कर रखा है यहाँ पे, प्रीवियस लैंग्वेजेस सब कुछ तो ठीक है, रिटर्न किया है हमने यहाँ पे एक ठीक तो कर रहे हैं ना, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। प्रीवियस लैंग्वेजेस डॉट इंक्लूड्स अगर हमारे पास है, सेट लैंग्वेज, अच्छा यहाँ पे
यूज स्टेट वाला ये सिंटैक्स ही हमने गलत लिख रखा है, ठीक है। तो रिलोड करते हैं तो JS हमारा टिक हो गया, CSS टिक हो गया, HTML टिक हो गया, अनटिक हो गया, बट पता तो नहीं चल रहा है जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे आप इसे CLG करके देख लो, JS आ गया, CSS आ गया अरे में, HTML आ गया, HTML निकल गया, JS निकल गया, CSS में निकल गया। बाकी इसी तरीके से आप यहाँ पे कंडीशनल रेंडरिंग भी करा सकते हो। लैंग्वेज डॉट इंक्लूड CSS अगर है तो आप दिखा दो CSS सिलेक्टेड, फिर अगर लैंग्वेजेस डॉट इंक्लूड अगर HTML है तो दिखा दो HTML सिलेक्टेड। बाकी तो इस तरीके से आप रेंडरिंग नहीं करते हो, अलग तरीके से आप डेटा लेते हो बेसिकली, ये सारी चीज़ें हैं एंड सेंड करते हो बैकएंड में। तो मल्टीपल तरीके हैं, हो सकता है आपको ये वाला यूज़ आ रहा हो, ये ज़्यादा बेनिफिशियल हो रहा हो डेटाबेस में सेंड करने के लिए। अगर एरे ही सेंड करना है कि ये सारे एलिमेंट्स हमने सिलेक्ट कर लिए हैं, इन सारे एलिमेंट्स को सिलेक्ट करके हमें डेटाबेस में भेजना है, तो डेफिनेटली ये वाला तरीका ज़्यादा बेटर है ऑब्जेक्ट से। और अगर ऑब्जेक्ट वाले तरीके से डेटा बैकएंड में चाहिए, रिसीव करना है बैकएंड इंजीनियर को, तो यहाँ पे आप उस तरीके से भी भेज सकते हो। तो सारे के सारे तरीके जितने भी मैंने बताए ना, इसमें से अभी तक ऐसा कोई भी तरीका नहीं था जो कि यूज नहीं होता है। प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स में सारे के सारे यूज होते हैं, सारे के सारे सब यूज करते हैं हम लोग, अभी तक जितने बताए मैंने, बस एक छोड़कर, और एक ये वाला था अनकंट्रोल्ड वाला, ठीक है। बाकी सब यूज करते हैं, ये भी रेयरेस्ट से रेयरेस्ट केस में कभी कभार आपको दिख सकता है, बाकी तो नहीं दिखेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं मजा आया होगा, आना भी चाहिए। टिप्स ये है कि यहाँ पे चेक्ड आपके पास यूज होता है, वैल्यू नहीं। डोंट यूज ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे आपको यूज करना होता है ई डॉट टारगेट डॉट चेक। वैल्यू यूज करोगे तो ऑन ऑफ इस तरीके से मिल रहा होगा। रीसेट चेक बॉक्सेस इजिली विद सेट स्टेट, डेफिनेटली आप चेक बॉक्सेस को रीसेट कर सकते हो क्योंकि आप यहाँ पे स्टेट के साथ खेल रहे हो, तो सारे के सारे चीजों को आप एक बारी में रीसेट भी कर सकते हो यूजिंग सेट स्टेट। कीप लॉजिक प्योर, डोंट म्यूटेट एरे या ऑब्जेक्ट डायरेक्टली, ये तो मैं लगभग कितने ही लेक्चर में कह चुका हूं कि एरे और ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली म्यूटेट कभी नहीं करना है, कॉपी बना के काम करना है। तो अभी इसी तरीके से हम लोग कर रहे थे, और म्यूटेशन इम्यूटेशन क्या होता है वो सब मैंने बता रखा है जावास्क्रिप्ट में ही, और इस लेक्चर में भी, इस सीरीज में भी पहले कहीं ना कहीं मैंने बता रखा है प्रॉपर तरीके से। ग्रुप चेक बॉक्सेस इफ दे बिलोंग टू वन कैटेगरी, और कोशिश करना है अगर सेम कैटेगरी के चेक बॉक्सेस हैं तो उसको ग्रुप कर देना है। तो ये टिप्स है आपके लिए जिससे कि आप बेहतर एप्लीकेशन बना पाओ। एंड थैंक यू सो मच। और वीडियो लेट आने के लिए सॉरी भी, बहुत बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट। अभी भी तबीयत तो इतनी ज़्यादा ठीक नहीं है, पता नहीं आवाज़ से पता चल रहा है नहीं, बट सर्दी तो है। अब बार बार ऐसे करूँगा तो अच्छा लगेगा नहीं, इसलिए नहीं कर रहा हूँ, रोक के बैठा हूँ है ना। तो उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, रेडियो बटन डिस्कस करेंगे, सिलेक्ट डिस्कस करेंगे, एंड आगे और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स में बढ़ेंगे। अब अच्छे खासे टॉपिक्स हमारे कोर रिएक्ट तो हमारा कंप्लीट होने वाला है। अच्छे खासे अब टॉपिक्स बचे हुए हैं, जैसे एक्सियोज वगैरह, एपीआई वगैरह कॉल करना, उसके बाद अच्छे प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हैं। स्टेट मैनेजमेंट, रिडक्स टूल किट, जस्ट एंड वगैरह पढ़ना है, तो कोशिश करूंगा कि जस्ट एंड भी पढ़ा दूं, रिडक्स, क्योंकि कंपनीज में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ आपको रिडक्स, प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है। प्रोजेक्ट में अगर पहले से जस्ट एंड कर रखा है आपको करना पड़ेगा, टूल किट कर रखा है आपको टूल किट पे काम करना पड़ेगा। और अभी आपको नहीं समझ आ रहा होगा, मैं जानता हूँ, क्योंकि अभी आपने नाम भी नहीं सुना है इसका, बट अभी सुन लिया है। तो सारी की सारी चीजें मैं बता दूंगा डेफिनेटली, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। तो सीक्वेंस और फ्लो में चलते रहो। आपका फ्लो तो ठीक है, मेरा ही टूट जाता है, अभी कंटिन्यू रखूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए एक्सप्लोर करते रहो, रिवाइज करते रहो, प्रॉपर तरीके से पढ़ते रहो, और डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा नहीं होना है। एंड थैंक यू सो मच कि आप अभी भी कंटिन्यू कर रहे हो लेक्चर, अदरवाइज तो कौन ही देखेगा इतने टाइम बाद, है ना। थैंक यू।